नमस्कार जी। तो आज मैं फिर से आपके लिए सीडीपी यानी कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ये सीडीपी वाला पार्ट रहेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, आपको पता है। तो क्लास को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आज लेके आई हूँ मैं। तो चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो सीटेट जो है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं वो टर्म जहाँ पर नेगेटिव टर्म पूछी गई होती है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सही नहीं है और एस्पिरेंट्स या जो मतलब एग्ज़ाम देने गए होते हैं स्टूडेंट्स वो इसी बात को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और उनका जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो इस नेगेटिव टर्म का अर्थ होगा कि बच्चे जो है वो प्रत्ययों को स्वयं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ठीक है? तो ये जो है एक तरह से नेगेटिव टर्म है, यानी कि नेगेटिव आंसर है इसका कि बच्चे जो है वो प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में बच्चे जो है वो स्वयं नहीं जो है वो सोच सकते हैं। वो अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें सिर्फ जानकारी उपलब्ध करवाना होता है, ठीक है? तो अध्यापक का आपको पता है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका का यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो नंबर सी ठीक होगा 1 और 3, यानी कि अध्यापिका जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम को उसको अगर प्रोत्साहित करना है तो अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ, ठीक है? और नंबर 3 है कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, ठीक है? तो ये दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ठीक है? तो वो नहीं होता है, तो दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, ठीक है? तो याद करने वाला टर्म वैसे भी नेगेटिव ही होता है, तो दोहराने और स्मरण करने का जो बढ़ावा देना है, ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा कक्ष में जो शिक्षक है उसको उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है? पहले जैसे मान लो कि एक साइंस की क्लास लगी है, उसमें बच्चे को आप एक पौधे यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पहले आपको उसको मतलब प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, उसके बाद आप रियल ऑब्जेक्ट यानी कि रियल प्लांट लेके जाके भी आप बच्चे को दिखा सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन-सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाली अन्वेषण एवं परिचर्चा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी ठीक रहेंगे, यानी कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ठीक है? ये भी प्रभावी अधिगम की रणनीति है। और उसके बाद संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ठीक है? ये भी है। उसके बाद उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ठीक है? ये भी है। हम उम्र साथी को समझाना और स्वयं से प्रश्न करना ही, ठीक है? तो ये सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट है कि अपनी अ, कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो एक शिक्षक की भूमिका जो है वो सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ठीक है? तो ये होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो शिक्षण की कौन-सी विधि का प्रयोग कर रहा है? प्रतिरूपण का, ठीक है? प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। तो वह उपयोग करती है, तो वह क्या उपयोग करती है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है? वो कार्यों को छोटे-छोटे भागों में जो डिवाइड कर लेती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि कक्षा में तक पहुँचने वाली बच्चों की बोली अवधारणाओं को जानना, ठीक है? तो वो है कि शिक्षक के लिए
अपने शिक्षण को अधिगम सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म जो है वो सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? तो वाक्य है कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं और तब वे जल्दी डैश करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है? तो ये सीखा करते हैं, ठीक है? ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो ये प्रदर्शित करता है कि विद्यालय की असफलता, ठीक है? विद्यालय की असफलता जो है वो होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को के नियंत्रण की दृष्टि में सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कारण स्थानिक स्तर पर जुड़ा है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं? तो वो होगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पनात्मक जो है वो पाठ्यचर्या का ना होना, ठीक है? नेक्स्ट है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के का अवसर देकर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो किससे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा कि एक बच्चे की असफलता, व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ठीक है? नेक्स्ट है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन-सा कथन जो है वो सही है, ठीक है? तो पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। और नंबर 2 कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है वो व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखता, ठीक है? तो ये जो है वो असफल होने का कारण है, ठीक है? नेक्स्ट है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, तो कौन-सी विधि का? प्रतिरूपण, ठीक है? अभी हमने पीछे भी यही सेम क्वेश्चन पढ़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है, तो उसकी सफलता तब होती है जब उसका अच्छा शिक्षण कार्य, ठीक है? उसका जो अच्छा शिक्षण कार्य है, वो होता है, ठीक है? तो उसकी सफलता तब होती है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो वो क्या होगा? संज्ञान बोध, ठीक है? इसका सही आंसर होगा संज्ञान बोध। नेक्स्ट है कि ज़ेज़ोंग का मानना था कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो ज़ेज़ोंग क्या मानते थे कि संज्ञान और जो भाव हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन-सी होती हैं? तो वो संवेदनाएँ होती हैं गतिबोधक, ठीक है? गतिबोधक संवेदनाएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है, तो उनकी मुख्य विशेषता है कि उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार का
संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है, तो वो सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावों, अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है, तो वो अनुकूलन का स्तर, ठीक है, अनुकूलन का स्तर। नेक्स्ट है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक जो क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो ये अभी पहले भी क्वेश्चन हुआ है, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा संज्ञान बोध। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है वो बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से संवेगात्मक विशेषताएं जो है वो किस अवस्था की हैं, तो संवेगात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो किशोरावस्था में होती हैं, ठीक है, आपको पता है। इमोशनल ले लो, चाहे फिजिकल ले लो, मेंटली ले लो, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं वो किशोरावस्था में ही होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिप्रेरणा के नाम से ये टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है वो विद्यार्थियों के को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, तो वो है कि पाढ़ उपलब्ध करवाना। पाढ़ को आपको पता है स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, तो स्कैप फोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, ठीक है। तो आई होप कि आपने स्कैफोल्डिंग पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है। बच्चा एक अच्छा सीख जाए, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ना, ठीक है, वो नहीं। अधिगम जो है वो एक आंतरिक रूप से होना चाहिए, तो बच्चे में उनकी जो मोटिवेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसका जो एक उदाहरण है वो ये है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक एक्सटर्नल जो है वो अभिप्रेरणा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति, अब जब अंदर से इंटरनल जो एक मोटिवेशन मिल रही है बच्चे को, तो वो ये है कि उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो जब बच्चा एक अंदर से सोच लेता है कि मैंने ये करना ही करना है, तो उसके लिए जो पुरस्कार है बाह्य रूप से, चाहे उसको जितने मर्जी इनाम दे लो, चाहे जो उसको उसके लिए जितना मर्जी लालच दे लो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मायने नहीं रखते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। वो होगा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थी जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित, तो वो आंतरिक रूप से विप्रेरित है। क्यों है आंतरिक रूप से? क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे दाखिला लेना है, कॉलेज में मुझे एडमिशन लेनी है, ठीक है? मुझे एग्ज़ाम पास करना है, तभी मुझे जो है वो एडमिशन मिलेगी। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि उसमें इनर मोटिवेशन है, ठीक है? उसको कोई लालच या कोई पुरस्कार का लोभ नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है मतलब कि उसका मन जो है वो भरने लगता है, तो इस बात का संकेत है कि, तो इसका संकेत ये है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार-बार हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कहा जाता है कि आवश्यकता का सिद्धांत, तो मैस्लो का जो एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये।
और इस तरह के अभिप्रेरणा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन से अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो वो कौन दे रहा है? वो ये है कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ठीक है? तो ये आंतरिक रूप से अपने बच्चों को प्रेरणा जो है वो दे रहा है, ठीक है? प्रशंसा कर रहा है, वो किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या कुछ मतलब कोई प्राइज़ वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि अभी जो प्रेरणा है का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है, तो अधिगम का बोध से है, ठीक है? नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी तो वह क्या करेगी? आंतरिक परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? तो किस कथन से सहमत हैं कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएँ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, ठीक है? तो प्रेरणा और सीखने की भावनाएँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो भी घनिष्ठ रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, तो उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत, ठीक है? अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षक का चिन्ह माना जाता है, तो डैश को अभिप्रेरित शिक्षक का चिन्ह माना जाता है, तो किसी छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना, ठीक है? तो वो छात्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें शिक्षण का जो अभिप्रेरित शिक्षण है, वो है, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से हमने आज के क्वेश्चन्स पढ़े हैं, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप एंड तक आ ही गए हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।